ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? द टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग दैट वाज मुराबहा एंड मुसव्वमा। पिछली क्लास तक हम लोगों ने मुराबहा की तमाम कंडीशंस, जो उसमें इश्यूज आते हैं, जो उसमें मसाइल होते हैं, जो उसके अंदर मज़ीद रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं, वो तमाम हम लोगों ने पिछली क्लास तक डिस्कस किया। आज हम लोग इंशाल्लाह मुसव्वमा के ऊपर बात करेंगे। स्पेसिफिकली पिछली क्लास में हमने जो कुछ किया, पिछले लेक्चर में जो कुछ किया, लेट्स हैव अ समरी ऑफ दैट, ताकि हम लोग आगे उसकी एक कंटिन्यूटी के साथ मूव कर सकें। आपका लेक्चर द सेम डॉक्टर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। पिछली क्लास में हम लोगों ने मुराबहा टू परचेज ऑर्डरर के हवाले से कुछ कंडीशंस रहती थी, वो हम लोगों ने डिस्कस की। फिर हम लोगों ने इश्यूज़ इन मुराबहा के ऊपर बात की कि मुराबहा में किस किस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं बाज़-औक़ात, और उन इश्यूज़ को कैसे डील किया जाता है। उन इश्यूज़ के अंदर हमने देखा था कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मुराबहा चेक की थी हमने, और हर स्टेज के ऊपर कौन कौन से इश्यूज़ आ जाते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। सारी दुनिया के अंदर जो ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट और बाकी जो दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक बैंक्स हैं, वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लेकर चलते हैं। फिर हम लोगों ने प्रिकॉशंस इन मुराबहा ऑपरेशंस की भी बात की थी कि मुराबहा ऑपरेशंस के अंदर किन किन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम लोग चूँकि मुराबहा के ऊपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके, अब हम लोग बात शुरू करेंगे मुसव्वमा पे, बारगेनिंग ऑन प्राइस। आप लोगों को याद होगा बेसिक डिफरेंस मुराबहा और मुसव्वमा में क्या था। मुराबहा के अंदर सप्लायर जो टोटल कॉस्ट होती है उसको कम्युनिकेट करता है, और कॉस्ट के ऊपर जो बारगेनिंग होती है वो उसके मार्जिन पे हो रही होती है। लेकिन अगर टोटल प्राइस के ऊपर बारगेनिंग हो तो उसको हम लोग मुसव्वमा बोलते हैं। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल समराइज़ करें आज तक हम लोगों ने जो कुछ किया इस चैप्टर के अंदर, ताकि अगले चैप्टर पे मूव करने से पहले हम लोग इस सारे के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से गो थ्रू हो सकें। अभी तक आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस भी समझ आ गई होगी कि हम ये सारी प्रैक्टिस कैसे करते चले आ रहे हैं, कि हम लोग ओवरऑल इसको चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते हैं। फिर हर चैप्टर के आखिर में हम उससे रेलिवेंट जो उसकी समरी होती है वो एक दफ़ा ज़रूर डिस्कस करते हैं, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर एक दफ़ा सारा गो थ्रू हो जाए और अगले चैप्टर के साथ हम उसको लिंक भी कर सकें और चीज़ें रिफ़्रेश भी हो जाएं। और रिफ़्रेशर के लिए ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो तैयार हैं आप लोग? बात शुरू करें आज की। ओके, मुसव्वमा, बारगेनिंग ऑन प्राइस। मुसव्वमा इज़ अ जनरल एंड रेगुलर काइंड ऑफ सेल इन विच the price of the commodity to be traded is bargained between the seller and the buyer without any reference to the price paid or cost incurred by the former. मुसव्वमा बिल्कुल एक जनरल और रेगुलर किस्म की सेल है जिसके अंदर प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है जिसको ट्रेड किया जा रहा है उसके ऊपर बारगेनिंग होती है सेलर और बायर के दरमियान, किसी भी रेफरेंस ऑफ प्राइस पेड के अलावा या उसके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर की। हम लोगों ने उन तमाम चीज़ों को सेट असाइड करके हम टोटली बात क्या कर रहे होते हैं, जो उसकी टोटल प्राइस है उसके ऊपर क्या बारगेनिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक शर्ट खरीदने जाता हूं और मैं शर्ट वो मुझे कहता है जी 5,000 रुपये की है। अब जो मेरी बारगेनिंग चलेगी मेरी उसकी 5,000 रुपये के ऊपर मेरी बारगेनिंग चलेगी। मैं उसे कहूँगा यार 4,500 रुपये ले लो या कुछ इस तरीके से, वट एवर द सिचुएशन इज। तो वो हम लोग टोटल प्राइस पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट हम लोग, अगर आप लोग जहन में अपने लेकर आए मुराबहा को, तो मुराबहा के अंदर हम लोग क्या करते थे, सप्लायर बताएगा भाईजान 2,500 रुपये की शर्ट थी, उस 2,500 रुपये के ऊपर आई एम इंटेंडेड टू हैव द प्रॉफिट ऑफ 1,000 या कोई रेट मेंशन कर देगा। अब जो मेरी बारगेनिंग होगी वो 2,500 रुपये पे नहीं होगी, 2,500 इज द बेंचमार्क या फिर रेफरेंस पॉइंट। अब मैं 1,000 रुपये के ऊपर बारगेनिंग करूंगा। लेकिन मुसव्वमा जो है वो इससे टोटली अगेंस्ट है, जो कि हम लोग टोटल ऑपोजिट है, जहां पे हम लोग टोटल प्राइस के ऊपर बारगेनिंग कर रहे होते हैं। हम लोग कॉस्ट प्लस मार्जिन के ऊपर बारगेन नहीं करते। दस इट इज डिफरेंट फ्रॉम मुराबहा इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइसिंग फार्मूला। इसलिए ये मुराबहा से मुख्तलिफ है प्राइसिंग फार्मूला के केस में। Unlike Murabaha, the seller in Musawwama is not obliged to reveal his cost. बिल्कुल वही बात, मुराबहा की तरह मुसव्वमा में सेलर के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो कॉस्ट को रिवील करे कि कितनी कॉस्ट आई, और उस किस्म के तमाम मसाइल भी ऑफ कोर्स, चूंकि कॉस्ट ही बतानी नहीं है तो उसमें फिर ये भी इररिलेवेंट हो जाता है कि जनाब उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या थी, उसने बाकी उसके ऊपर क्या क्या खर्चे किए या अखराजात उसके क्या थे। ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकम इनसिग्निफिकेंट हियर। Thus, it is different from Murabaha in respect of the pricing formula.
बोथ द पार्टीज निगोशिएट ऑन द प्राइस, दोनों पार्टीज प्राइस के ऊपर निगोशिएट करती हैं. ऑल अदर कंडीशंस रेलेवेंट टू मुराबहा आर वैलिड फॉर मुसम्महा एज वेल. तो जो हमने स्पेसिफिक कंडीशंस पढ़ी थी मुराबहा के बारे में, वो सारी की सारी कंडीशंस आर एज इट इज एप्लीकेबल ऑन मुसव्वमा एज वेल, इसको वैलिड बनाने के लिए. मुसव्वमा कैन बी यूज्ड वेयर द सेलर इज नॉट इन अ पोजीशन टू असर्टेन प्राइस precisely the cost of commodity that he is offering to sell. मुसव्वमा इस्तेमाल होता है जहां पर सेलर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कमोडिटी की कॉस्ट को असर्टन कर सके जो वो चीज़ सेल कर रहा है उसके बारे में. इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं मुसव्वमा वहां पर नॉर्मली एप्लीकेबल होता है जहां पर सेलर अपनी कॉस्ट को असर्टन नहीं कर पाता अच्छे तरीके से. From a juristic point of view, मुसव्वमा can be either cash or credit sale. juristic point of view से मुसव्वमा भी कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी हो सकता है. और क्रेडिट आपको याद है जहां पे हम लोग डिलेड पेमेंट की बात करते हैं, डेफर्ड पेमेंट की बात करते हैं. बट व्हेन यूज्ड बाय बैंक्स इट विल जनरली बी अ डेफर्ड पेमेंट सेल. लेकिन जब इसको बैंक इस्तेमाल करेंगे तो ये डेफर्ड पेमेंट सेल होगी, in which they'll bargain with clients on the price of goods or assets, जिसके अंदर वो प्राइस ऑफ गुड्स और एसेट्स के ऊपर बार्गेन करेंगे. They'll add their profit margin to their cost but will not be required to tell their clients the details of cost, price and their profit in any transaction. यहाँ से हम ये भी मतलब नहीं लेते कि अगर वो कॉस्ट रिवील नहीं करे तो वो अपना प्रॉफिट ऐड नहीं करते होंगे. वो ऑफ कोर्स अपनी प्राइसिंग रेगुलर तरीके के साथ करते हैं, अपनी कॉस्ट लेकर उसके ऊपर मार्जिन या मार्कअप ऐड करते हैं और उसके बाद अपनी प्राइस कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट उसमें शामिल करके. लेकिन उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस तमाम प्रोसेस को, अपनी कॉस्ट को या कितना प्रॉफिट ऐड किया उसको कम्युनिकेट भी करें बायर के साथ. मार्कअप और मार्जिन का तो आपको पता होगा. मार्कअप बेसिक प्राइसिंग फार्मूला क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अब अगर हम लोग सेल प्राइस को 100% कंसिडर करें और 100% लेकर उसमें से हम कहें कि जी 75% हमारी कॉस्ट है और 25% वुड बी आर प्रॉफिट, ऐसे केस में वो जो 25% प्रॉफिट होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज मार्जिन. लेकिन दूसरा तरीका का मार्कअप का होता है जहां पे हम लोग सेल को 100% नहीं लेते, हम कॉस्ट को 100% लेते हैं. कॉस्ट को 100% लेकर उसमें लेट्स सपोज 25% प्रॉफिट ऐड करता हूं. अब ये दोनों को जब ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 125% जो कि सेल प्राइस होगी. तो मार्कअप और मार्जिन कोई भी तरीका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो तरीका या कॉस्ट कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है. तो वो जो आपकी डील होगी या जो ट्रांजेक्शन होगी दैट ट्रांजेक्शन वुड बी नोन एज मुसव्वमा. They'll add their profit margin to their cost but will not be required to tell their clients the details of cost, price and their profit in any transaction. तो ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को. A few Islamic financial institutions have a discount from the supplier in the case of retail goods. कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जहां पर डिस्काउंट भी होता है. In such a case, since actual profit is not brought to the notice of the customer, ऐसे केसेस में चूंकि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कस्टमर के नोटिस में नहीं लाया जाता, इट इज नेसेसरी दैट सच अ सेल शुड बी कंडक्टेड थ्रू मुसव्वमा एंड नॉट मुराबहा. ऐसी सिचुएशन में जहां पे डिस्काउंट ऑफर हो रहा है और चूंकि कस्टमर के साथ कम्युनिकेट भी नहीं हो रहा उसका प्रॉफिट, तो ऐसी सिचुएशन में मुराबहा ऑफर नहीं होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मुसव्वमा ऑफर होना चाहिए. अब जब हम लोग मुराबहा की बात करते थे तो वहां पे हम लोग कुछ रिस्क मैनेजमेंट की बात करते थे. तो ज़रा इसको भी डिस्कस किए लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एंड मुराबहा कैसे होती थी. नेचर ऑफ रिस्क, और रिस्क तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह याद होंगे. रिस्क हम लोगों ने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे. क्या होते हैं? रिस्क इज एक्चुअली अनसर्टेनिटी. किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में व्हेन यू आर अनसर्टन तो दैट इज नोन एज रिस्क. अब इसके ऊपर देयर इज अ ह्यूज डिस्कशन कि जो अनसर्टेनिटी है या जो रिस्क है, हम सिर्फ जो नेगेटिव साइड है उसी को रिस्क लेंगे या पॉजिटिव साइड भी आपकी अनसर्टेनिटी ही होती है. तो देयर आर मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट. अगर तमाम को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास दो किस्म के रिस्क बनते हैं, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड. कुछ लोग इस ओपिनियन के हैं, वो कहते हैं कि जी चाहे अनसर्टेनिटी पॉजिटिव साइड पे है चाहे अनसर्टेनिटी नेगेटिव साइड पे है. पॉजिटिव साइड से क्या मुराद? अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो वेरी करता है, या मतलब मीन रिटर्न से मैं ज़्यादा अज्यूम करता हूँ,
या मीन रिटर्न से जो है वो हम लोग कम की बात कर रहे हैं, लॉस की अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, तो चाहे कोई भी अनसर्टेनिटी है दैट वुड बी नोन एज अनसर्टेनिटी या रिस्क कहलाएगा। कुछ लोग इस व्यू के साथ होते हैं कि नहीं, जब भी रिस्क का लफ्ज आता है तो हम लोग नॉर्मली नेगेटिविटी की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए सिर्फ नेगेटिव साइड या जो डाउन साइड रिस्क है उसको रिस्क होना चाहिए, जबकि जो हमारा पॉजिटिव साइड है उसको रिस्क नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रिस्क। तो देयर आर मल्टीपल व्यूज, लेकिन एज फार एज कैलकुलेशन ऑफ रिस्क इज कंसर्न, उस कैलकुलेशन ऑफ रिस्क का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को रिस्क ही कंसिडर कर रहे होते हैं। अब जब रिस्क हमें एक्सपेक्टेड होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, और रिस्क इन मुराबहा आप लोगों ने डिस्कस भी किए थे कि कॉन्फिडेंशियली रिस्क और इस तरह के कुछ रिस्क थे, उसकी मैनेजमेंट, उसकी थोड़ी सी बात किए लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इन मुराबहा किस तरीके से मैनेज होती है। तो इसको हम लोग ऐसे बात करते हैं कि नेचर ऑफ रिस्क कौन कौन से हैं और फिर उनके मिटिगेटिंग टूल्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर रिफ्यूजेस टू परचेज गुड्स आफ्टर टेकिंग पोजेशन एज एजेंट। आपको याद होगा हम लोगों ने मुराबहा में बात की थी कि किस किस तरीके के साथ आपकी जो है वो ये डील हो सकती है, जिसमें एक हमने ये भी बात की थी कि कस्टमर एज एन एजेंट भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रिस्क की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर कस्टमर रिफ्यूज कर देता है चीज़ों को खरीदने से पोजेशन एज एन एजेंट लेने के बावजूद, कि मैंने किसी कस्टमर लेट्स सपोज मैं एक बैंक हूँ, कस्टमर मेरे पास आता है और कस्टमर कहता है जी मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, आप ये वॉशिंग मशीन मुझे खरीद कर दे दें अकॉर्डिंग टू मुराबहा। मैं कहता हूँ कि यार तुम ही मेरे एजेंट हो, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और मैं कहता हूँ कि मार्केट से तुम परचेज कर लो और फिर मुझे मेरी पोजीशन में दे दो, जो भी उसके रूल्स हैं। अब कस्टमर उसको खरीद लेता है और अपनी पोजीशन में भी ले लेता है। अब चूंकि उसने एज एन एजेंट खरीदी है मेरा, तो अब ऐसी सिचुएशन में वो मुझे रिप्रेजेंट भी कर रहा है, उससे पोजीशन में लेने के बावजूद अगर वो रिफ्यूज कर दे तो एक अनसर्टेनिटी तो है वेयर द बैंक वुड गो। ऑल्दो इसका सोल्यूशन कुछ बताया गया, कुछ ज्यूरिस्ट ने इसके ऊपर बात की कि हम ऑफ कोर्स उसे ओपन मार्केट के अंदर बेच सकते हैं और जो उससे हमें लॉसेज आ रहे हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं या हम लोग उससे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स द रिस्क इज देयर। इस रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है? फॉर द एज अ मिटिगेटिंग टूल हम बात करते हैं कि जी प्रॉमिस टू परचेज द ऑर्डर्ड गुड्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कस्टमर्स। आपको याद होगा जब हम लोगों ने मुराबहा की बात की थी तो वहां पे हमने एक बात ये की थी कि जब मुराबहा की पहली स्टेज होती है जहां पर हम लोग डिटेल्ड मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट साइन अभी करने जा रहे होते हैं, तो वहीं पर ही जब एक एजेंट वाला सीन साइन होता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि जी अगली स्टेज के अंदर उस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उसके अंदर एक रिक्विजिशन का फॉर्मेट भी तैयार किया जाएगा। तो रिक्विजिशन के कॉन्ट्रैक्ट का जो रिक्विजिशन का एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर ही अगर हम लोग ये क्लॉज रख लें कि कस्टमर यहाँ पे प्रॉमिस करेगा, एक सर्टेनिटी देगा कि जो चीज़ें वो खरीदवाने जा रहा है, जिनका वो रिक्विजिशन दे रहा है, कल जब बैंक वो खरीद लेता है तो वो ही वुड बी बाउंड कि वो उनको खरीदेगा, मतलब एक रिटर्न प्रॉमिस देगा कि वो इनको खरीदेगा, इसके बाद वो बैकआउट नहीं कर सकता। Also, हमेश जदिया may be taken from which the bank can cover its actual loss। बड़ी खूबसूरत बात है। एक और कंडीशन भी ये थी जिसको हम लोग अर्नेस्ट मनी बोलते थे। बैंक अर्नेस्ट मनी भी रखवा सकता है कस्टमर से कि भी ठीक है हम आपके लिए चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन देयर शुड बी सम अर्नेस्ट मनी या हमेश जदिया जिसे हम बोलते हैं, वो रखवा सकता है कि कल अगर कोई लॉसेस होते हैं, मतलब मार्केट में मैं बेचता हूँ और जो एक्चुअल प्राइस थी मुझे वो नहीं मिलती, मेरे कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो मैं फिर अर्नेस्ट मनी से उसको रिकवर कर लूँगा। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रिस्क क्या था कि अगर कस्टमर कल बैकआउट कर जाता है तो व्हाट वुड बी द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन दो हैं, या तो पहले से उससे प्रॉमिस ले लिया जाए, जो कि क्लॉज हम लोग रिक्विजिशन के अंदर भी डलवा सकते हैं, अलग से हम लोग उससे प्रॉमिस ले सकते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या है कि शुरू में उसे अर्नेस्ट मनी रख लें, उससे हमेश चितिया रख लें, और कल अगर कोई लॉसेस होते हैं तो अर्नेस्ट मनी या हमेश चितिया में से वो मैनेज हो जाएंगे। सेकेंड नेचर ऑफ रिस्क, कस्टमर डिड नॉट परचेज fresh assets or goods, has already purchased and now wants funds for the payment to the supplier। कस्टमर कोई फ्रेश परचेज नहीं करता एसेट्स या गुड्स की, उसने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है और अब वो पेमेंट लेना चाहता है सप्लायर से। इन्वॉल्व्स बैल इना, सो नॉन शरिया कंप्लाइंट। इसमें बैल इना शामिल हो जाता है और ये फिर नॉन शरिया कंप्लाइंट होता है। आप लोगों को याद होगा
एक कंडीशन की हम लोगों ने बात की थी कि मुराबाहा के लिए ये भी कंडीशन है कि जिस काम के लिए मुराबाहा डील हो रही है वो चीज़ें कस्टमर के पास पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर वो पहले से मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि वो डील आपकी जो है वो बै अल एना है और उसकी शरिया इजाज़त नहीं देती। बल्कि यहाँ तक भी इसकी बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ये जो प्रॉमिस है ये आपकी प्रॉमिसरी स्टेज से पहले, जहाँ पर आप लोगों ने उसे एज एन एजेंट मुकर्रर किया है, वो एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले भी अगर उसके पास वो चीज़ें हैं तो दैट वुड बी बै अल एना। तो लेकिन रिस्क तो है, अगर चीज़ें उसके पास ऑलरेडी हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी? तो द नेचर ऑफ रिस्क एग्जिस्ट्स। इसको कैसे मिटिगेट किया जाए? फर्स्ट सोल्यूशन इज मेक डायरेक्ट पेमेंट टू सप्लायर थ्रू डीडी और पीओ। कि आप डायरेक्ट पेमेंट सप्लायर को करें, इसको ना करें, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप इसको करते हैं तो एक किस्म की हम उसे रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं विच इज नॉट अलाउड इन इस्लामिक शरिया। सेकेंड सोल्यूशन कुड बी ऑब्टेन इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज्ड। जो चीजें उससे खरीदी उनका इनवॉइस लिया जाए। डेट ऑफ इनवॉइस शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ एजेंसी एग्रीमेंट। वो जो डेट ऑफ इनवॉइस है उसे डेट ऑफ एजेंसी एग्रीमेंट से पहले का नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर देन द डिक्लेरेशन और ऑफर टू परचेज। और उससे उसके बाद भी नहीं होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ ऑफर टू परचेज के बाद का। ऑफ कोर्स ये इसके दरमियान डेट होनी चाहिए। तो यहाँ से ऑफ कोर्स हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि ऐसा कोई रिस्क बीच में ना रहे जो इसको बै अल एना बना दे फ्यूचर में। फिर इन एडिशन टू इनवॉइस obtain any other evidence, for example gate pass, inward register, entry in stock register, truck receipt। तो एक तो ये इनवॉइस हो जाएगा। फिर इनवॉइस के अलावा आप तारीखों को कंफर्म करने के लिए आप जो है वो एंट्री पास देख सकते हैं, आप लोग जो है वो ट्रक की रिसीट देख सकते हैं, कोई सा भी और डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं एज एन एविडेंस जिसको आप लोग रिलेट कर सकें कि क्या ये परचेज एक्चुअल में हुआ उस तारीख को या के नहीं हुआ, कहीं पहले से वो ओन तो नहीं करता था इसको। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, आप फिजिकली इंस्पेक्ट भी करके इस अनसर्टेनिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या कि अगर हमें ये भी अनसर्टेनिटी है कि कस्टमर ने ये चीज़ें पहले से तो नहीं खरीद रखी, तो उसके फिर सोल्यूशंस हैं। पहला सोल्यूशन तो ये था कि हम डायरेक्ट पेमेंट करें, किसको? सप्लायर को। फिर उसके बाद हम लोग उससे इनवॉइस मंगवाएं, इनवॉइस के अंदर उसकी तारीख चेक करें, एजेंसी एग्रीमेंट के बाद की है और वो जो परचेज डीड थी या जो ऑफर थी उससे पहले की है। इसके अलावा हम कुछ एडिशनल एविडेंसेस भी मांग सकते हैं जिसके अंदर ऑफ कोर्स ट्रक रिसीट या कोई और चीज़ हो सकती है। फिर फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स भी किया जा सकता है। नेक्स्ट नेचर ऑफ रिस्क जो है दैट इज गुड्स और एसेट्स हैव बीन यूज्ड बाय कस्टमर बिफोर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। गुड्स या एसेट्स जो हैं वो पहले से कस्टमर ने इस्तेमाल किए हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस से पहले के। डू नॉट एग्जिस्ट मीन्स व्हेन मुराबाहा इज एग्जीक्यूटेड सो नॉन शरिया कंप्लाइंट। जब मुराबाहा एग्जीक्यूट हुआ तो चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन ट्रांजिट रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बिफोर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विदाउट एजेंट्स नेग्लिजेंस। अगर गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है तो जो रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स है वो भी ऑफ कोर्स ऑफर और एक्सेप्टेंस से अगर पहले है तो वो भी एजेंट की नेग्लिजेंस के बगैर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 रिस्क की इकट्ठी बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रिस्क की। पहला नेचर ऑफ रिस्क क्या है कि गुड्स या एसेट्स जो हैं वो कस्टमर इस्तेमाल कर चुका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से पहले। फिर वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी मुराबाहा के कॉन्ट्रैक्ट जब वो हुआ, तो ये भी नॉन शरिया कंप्लायंट है। तीसरा ये भी हो सकता है कि इन ट्रांजिट हो और यहाँ पे जो भी डिस्ट्रक्शन होगी वो एजेंट की नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। हाउ टू रिड्यूस दीज रिस्क्स? पहला है रिड्यूसिंग द टाइम इंटरवल व्हेन ऑफर इज टू बी मेड पीरियोडिकली, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ रैंडम बेसिस। हम जो टाइम इंटरवल है ऑफर का उसको हम लोग रिड्यूस करें, वो जो पीरियोडिकली हम लोग की जब सेल हो रही होती है, फिजिकल इंस्पेक्शन जो है उसको हम लोग साथ साथ रैंडम बेसिस के ऊपर करते चले जाएं। ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स आर ओन्ड बाय द बैंक एंड ऑल रिस्क बिलोंग टू द बैंक। यहां पर हम ये रखें कि अगर गुड्स ट्रांजिट में है तो गुड्स जो हैं वो बैंक ओन करता है और तमाम रिस्क जो हैं वो भी बैंक ही बिलोंग करते हैं। दिस रिस्क कैन बी मिटिगेटेड थ्रू ऑब्टेनिंग तकाफुल कवर। इस रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है अगर हम लोग तकाफुल ले लें। तकाफुल इज व्हाट? इस्लामिक शरिया।
इस्लामिक इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस ले लें तो इस रिस्क को भी मिटिगेट किया जा सकता है कि कहीं ट्रांजिट के अंदर गुड्स जो है वो आपकी डिस्ट्रक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट रिस्क इज ओवरड्यू। Undertaking from the customer is obtained to give a certain amount to charity in the case of late payment. एक और chance of uncertainty है या रिस्क है कि पेमेंट आपको वक्त पे ना हो, कस्टमर आपको पैसे वक्त पे ना दे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? वहां पर हम लोग ये कह देते हैं कि कस्टमर से एक अंडरटेकिंग ले ली जाती है कि अगर पेमेंट आपने वक्त पे ना की तो आपको कुछ अमाउंट एज ए लेट फी चैरिटी को भी देना पड़ेगी। इससे क्या होगा? ऑफ कोर्स आपका कस्टमर जो है वो मोटिवेट होगा। आपको याद होगा जब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कन्वेंशनल बैंक की तरह हम ये तो नहीं कर सकते कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करना शुरू कर दें। कुछ ज्यूरिस्ट ने, कुछ जो शरिया एपेलेट बोर्ड्स हैं, उन लोगों ने इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि लेट पेमेंट आप लोग चार्ज कर सकते हैं। इस लेट पेमेंट के बारे में भी ये था कि क्या वो बैंक को जा सकती है या वो चैरिटी ही को जानी है, उसके बारे में भी ऑफ कोर्स कुछ ज्यूरिस्ट ने उसको अलाउ किया, कुछ ज्यूरिस्ट उसको अलाउ नहीं करते कि वो जो आपका बैंक है उसको जाए। लेकिन चैरिटी के ऊपर मेजॉरिटी लोगों ने इसकी इजाज़त दी थी कि आप लेट फीस रखें ज़रूर, लेकिन वो चैरिटी को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। द नेक्स्ट रिस्क एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क इज डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? जिसको क्रेडिट पे बेचा आपने वो पैसे देने के काबिल ही नहीं रहा या वो पैसे नहीं देता, आपका बैड डेट बन जाता है। हाउ टू मिटिगेट दैट? सिक्योरिटाइज और कोलेटरल कैन बी रियलाइज्ड टू रिकवर लॉस। तो अगर आप लोगों ने पहले कोई सिक्योरिटी या आप लोगों ने कोई कोलेटरल रखा हुआ है तो आप उसको मार्केट के अंदर बेचकर अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं या अपने पैसे ले सकते हैं। तो डिफॉल्ट रिस्क को भी इस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है कि शुरू में ही आप सिक्योरिटी या फिर कोई कोलेटरल अपने पास रख ले। नेक्स्ट नेचर ऑफ रिस्क इज सप्लायर मे नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। सप्लायर अपनी ऑब्लिगेशन को हो सकता है परफॉर्म ना करे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब एजेंट उसको आइडेंटिफाई करता है तो हमने कहा था उसकी गारंटी या परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। तो द एजेंट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी कैन गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लायर। जब एजेंट आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि इस सप्लायर से चीज़ें लें तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर गारंटी भी करेगा कि सप्लायर परफॉर्म करेगा, जो चीज़ उससे कही गई है वो इन टाइम उस चीज़ की डिलीवरी भी देगा और चीज़ें इसको एज इट इज़ अपनी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक मिलेंगी। परचेज फ्रॉम और रीसेल टू एसोसिएट्स और सब्सिडरीज। परचेज जो है वो एसोसिएट्स या सब्सिडरी से की जाए या उससे रीसेल की जाए, दैट इज अनदर अनसर्टेनिटी। आपको याद होगा ये भी बयान लेना थी कि कस्टमर जो है वो कभी अपनी चीज़ों को नहीं बेचेगा अपने आप को, या अपने किसी एजेंट से जो है वो चीज़ें नहीं लेगा, सप्लायर उसका एजेंट भी नहीं होना चाहिए, या किसी ऐसी कंपनी से भी नहीं लेगा जहां पर उसके 50% से ज़्यादा शेयर्स भी हों। लेकिन ऐसा हो तो सकता है कि ऐसा हो, तो फिर क्या होगा? Obtain related party information from the financial statements of the company or by any other source. इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जब हम सप्लायर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो करने से पहले हम उनकी इंफॉर्मेशन चेक करें, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स चेक करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करें कि उसके अंदर पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है, क्या उसके अंदर कस्टमर का कोई अपना इंटरेस्ट तो नहीं है जो कि ऑफ कोर्स उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो ये थे मल्टीपल रिस्क्स जो कि मुराबहा में मौजूद होते हैं, उनकी नेचर ये होती है और उनको हम लोग मिटिगेट इस तरीके से कर रहे होते हैं। एक दफ़ा थोड़ा सा अगले टॉपिक पे मूव करने से पहले थोड़ा सा इन्हीं को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली नेचर ऑफ रिस्क क्या थी? अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहली नेचर ऑफ रिस्क थी कस्टमर रिफ्यूज़ कर दे अगर चीज़ें परचेज हो जाएं उसके बाद कि जी मैं नहीं लेता। उसको कैसे मैनेज किया जाए कि उससे पहले से प्रॉमिस ले लिया जाए। वो रिक्विजिशन के अंदर भी हो सकती है। इसके दो सोल्यूशन थे, एक तो पहले से प्रॉमिस ले लिया जाए, दूसरा हमें जिदिया ले लिया जाए, अर्नेस्ट मनी, जिसमें से हम उसका लॉस रिकवर कर लें। दूसरी अनसर्टेनिटी क्या थी कि हो सकता है कस्टमर फ्रेश चीज़ें परचेज ना कर रहा हो, कस्टमर ने ऑलरेडी ली हो और इसको एज ए रनिंग फाइनेंस डील कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट पेमेंट करें सप्लायर को। दूसरा काम ये हो सकता है इनवॉइस मांगें, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगें जहां से हम डेट वेरीफाई कर सकें, और फिर फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स भी करें। फिर एक हमारे पास नेचर ऑफ रिस्क ये था कि वो गुड्स या एसेट्स जो है पहले से कस्टमर ने इस्तेमाल किए हुए हैं, अगर वो ट्रांजिट में है तो फिर भी कोई लॉस हो सकता है अगर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। इनको मिटिगेट करने के लिए हमने क्या किया था कि हम वो जो इंटरवल है
चीज़ों के लेने और उनको ऑफ कोर्स ऑफर और उनका जो पीरियड है उसको रिड्यूस किया जाए। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कोर्स जो है उसको इंश्योर किया जाए। फिर जब ट्रांजिट के अंदर है तो रिस्पांसिबिलिटी बैंक की है और बैंक अपनी रिस्पांसिबिलिटी को कैसे मैनेज कर सकता है कि उसका तकाफुल करा ले। फिर हमने ये भी बात की थी कि हो सकता है पेमेंट आपको लेट करे आपका कस्टमर, उसको कैसे मैनेज करें, उसको पहले से बता दें देयर वुड बी अ लेट फी जो कि चैरिटी अकाउंट में पे की जाएगी। फिर एक और नेचर ऑफ रिस्क क्या था, डिफॉल्ट भी तो कर सकता है। अब डिफॉल्ट के केस के अंदर क्या होगा, डिफॉल्ट के केस के अंदर हमने कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल अगर पहले से रखवाया हुआ होगा तो हम उसको बेच के पूरा कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हमें सिक्योरिटी या कोलेटरल अपने पास रखवाना चाहिए। हो सकता है जिस सप्लायर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म ना करे। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपका जो कस्टमर है जब वो एज एन एजेंट काम कर रहा होगा या उसको आइडेंटिफाई करेगा तो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर उसकी गारंटी देगा कि ही वुड परफॉर्म बेटर। फिर हो सकता है परचेज वाला मामला जो कि ऑफ कोर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट को नेगेट करा देता है, इनवैलिड करा देता है कि जिनसे आप ले रहे हैं कि उसके अंदर आपका कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट तो नहीं है। उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप पहले से उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनमें से चेक कर लेते हैं कि क्या कस्टमर का उनके साथ कोई ताल्लुक है या कि नहीं है। तो ये मल्टीपल नेचर ऑफ रिस्क थी और उनकी मैनेजमेंट के कुछ टूल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब बात करते हैं पॉसिबल स्टेप्स फॉर मुराबहा इन इंपोर्ट फाइनेंसिंग। इंपोर्ट फाइनेंसिंग के अंदर मुराबहा के कौन कौन से पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं। स्टेप नंबर 1, the Islamic Bank and the customer will sign a master murabaha agreement MOU and an agency agreement. As per the agency agreement, the customer will purchase goods from the foreign suppliers on the bank's behalf by opening LCs with the bank. इस्लामिक बैंक क्या करेंगे जब हमें इंपोर्ट फाइनेंसिंग करनी हो मुराबहा के थ्रू, तो इस्लामिक बैंक्स जो है वो और उसके जो कस्टमर्स हैं वो मास्टर मुराबहा एग्रीमेंट साइन करेंगे और एक एजेंसी एग्रीमेंट भी साइन करेंगे, जिस एजेंसी एग्रीमेंट के तहत कस्टमर जो है वो चीज़ों को खरीदेगा फॉरेन सप्लायर से बैंक के बिहाफ पर, पहले एलसी खोलेगा बैंक के पास। द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल मुराबहा एग्रीमेंट एंड अ साइट LC मुराबहा एग्रीमेंट इज दैट इट इज पॉसिबल in site LC murabaha that an item may be sold at cost price in the case of a spot murabaha. In order to accommodate such a transaction, the agreement needs to mention that it can be covered both under murabaha and musawwama. तो ये जो डिफरेंस है जनरल मुराबहा एग्रीमेंट और साइट LC मुराबहा के अंदर, इसके अंदर ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस के अंदर जो मार्जिन है वो तो ऐड किया जाता है स्पॉट मुराबहा के अंदर, और इस ट्रांजैक्शन को अकोमोडेट करने के लिए जो एग्रीमेंट है उसके अंदर दोनों को मेंशन किया जा सकता है, मुराबहा को भी और मुसव्वमा को भी। स्टेप 2 क्या है, द कस्टमर विल नेगोशिएट अ डील विद सम फॉरेन सप्लायर या एक्सपोर्टर। कस्टमर नेगोशिएट करेगा डील को किसी फॉरेन सप्लायर के साथ फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स एज एजेंट ऑफ द बैंक, चीज़ों को उस फॉरेन सप्लायर से खरीदने के लिए एज एन एजेंट ऑफ द बैंक। It should be ensured that such a deal should be finalized only after execution of the agency agreement. इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि ये जो डील है ये सिर्फ उस वक्त होगी, उस वक्त फाइनलाइज होगी जब आपका एजेंसी एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका, आपने अपने कस्टमर को एजेंट बना दिया, तभी वो ऑफ कोर्स फॉरेन सप्लायर के साथ बातचीत कर सकेगा बैंक के बिहाफ के ऊपर। अदरवाइज it could be problem for the bank in the case of site LC. If the customer delays in making payment, the bank will have to suffer the loss. नहीं तो क्या होगा कि जो प्रॉब्लम ऑफ बैंक का है इन केस ऑफ LC वो शुरू हो जाएगा। अगर कस्टमर पेमेंट डिले करता है तो ऑफ कोर्स लॉस किसको होगा, द लॉस वुड बी टू द बैंक, एज इट वुड नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट ऑन द अमाउंट पेड टू द एक्सपोर्टर थ्रू द नेगोशिएटिंग बैंक। Third step is the importer will request the bank to open an LC by submitting all relevant documents. इंपोर्टर या कस्टमर जो है वो बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि वो LC खोले तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद। तकाफुल शुड बी अरेंज्ड बाय द इंपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। तकाफुल अरेंज किया जाएगा या किया जाना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय द बैंक। चूंकि इन ट्रांसिट जितने भी रिस्क हैं वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स जो इसका रिस्क है या जो तकाफुल की अमाउंट है वो कौन पे करेगा,
bank, and the relevant policy should be forwarded along with the LC application form. और जो भी पॉलिसी ली जाएगी वो LC के साथ भेजी जाएगी. The bank will issue an LC in the favor of the beneficiary. बैंक एक LC इशू करेगा बेनिफिशियरी या एक्सपोर्टर की फेवर में. तो 3 स्टेप्स अभी तक किए हमने. सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो LC खोलेंगे बैंक के पास. कस्टमर निगोशिएट करेगा डील को एजेंसी एग्रीमेंट के बाद किसी फॉरेन सप्लायर के साथ. तीसरे नंबर के ऊपर ये रिक्वेस्ट करेगा बैंक को तमाम डॉक्यूमेंट जमा कराकर, और अगर कोई तकाफुल है वो भी उसके साथ लगा के भेजेगा. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी पेमेंट जो है वो बैंक ही की होगी और LC खोल दी जाएगी. स्टेप 4 के अंदर ऑन रिसीट ऑफ द LC द एक्सपोर्टर विल शिप द गुड्स and deliver the related shipping documents to the negotiating bank for the payment of the bill amount. जब LC मिल जाएगी एक्सपोर्टर को तो एक्सपोर्टर गुड्स को शिप करेगा और उसकी जो डिलीवरी होगी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की वो जो निगोशिएटिंग बैंक है उसके साथ ही उसको वो बिल अमाउंट भी भेज देगा. If the documents are found to be in order, अगर चीजें प्रॉपर ऑर्डर में है, द निगोशिएटिंग बैंक विल सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू द इस्लामिक बैंक. तो जो निगोशिएटिंग बैंक है वो चीजें भेज देगा, ये डॉक्यूमेंट्स भेज देगा बैंक इस्लामिक बैंक को. नाउ नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप 5. ऑन रिसीट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स द इस्लामिक बैंक विल कॉन्टैक्ट द कस्टमर एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. जब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो इस्लामिक बैंक कांटेक्ट करेगा कस्टमर को और उसको इन्फॉर्म करेगा कि उसको डॉक्यूमेंट्स मिल गए. द कस्टमर विल नेगोशिएट द FX रेट फॉर द रिक्वायर्ड फॉरेन करेंसी अमाउंट. कस्टमर नेगोशिएट करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर फॉरेन करेंसी के लिए. द इस्लामिक बैंक विल डिस्कस द पेमेंट टर्म्स विद द कस्टमर एंड सेटल द बिल. इस्लामिक बैंक पेमेंट टर्म्स को डिस्कस करेगा और फिर बिल को सेटल करेगा. तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं फॉरेन इंपोर्ट करने के मुराबहा के केस के अंदर. इफ द कस्टमर इज नॉट इन नीड ऑफ क्रेडिट एंड विशेस टू सेटल द ट्रांजेक्शन, अगर कस्टमर क्रेडिट की नीड में नहीं है और ट्रांजेक्शन को सेटल करना चाहता है, द बैंक विल इशू अ मुसव्वमा डिक्लेरेशन टू द कस्टमर. तो बैंक मुसव्वमा डिक्लेरेशन भेज देगा कस्टमर के पास. थ्रू स्पॉट मुराबहा और मुसव्वमा द बैंक विल सेल द एसेट्स at the following spot price to the customer. स्पॉट मुराबहा या मुसव्वमा में बैंक क्या करेगा, चीजों को बेचेगा स्पॉट प्राइस के ऊपर कस्टमर्स को, जो कि कुछ ऐसे क्रिएट की जाएगी. LC कॉस्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट कॉस्ट जितनी की भी पड़ी, प्लस ऑल चार्जेस जो हुए, और प्लस तकाफुल चार्जेस. तकाफुल करने के ऊपर उसके जो चार्जेस आए इन तीनों को मिलाकर फिर वो ऑफ कोर्स प्राइस बनाकर कस्टमर को भेजेगा. After receiving payment, the bank will release the shipping documents to the customer. जब उसको पेमेंट मिल जाएगी फिर बैंक रिलीज करेगा शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को. However, the bank's risk on the goods will end only after delivery of the assets to the customer. लेकिन सिर्फ ये शिपमेंट के साथ, शिपमेंट डॉक्यूमेंट के साथ ऑफ कोर्स बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती. शिपमेंट डॉक्यूमेंट कस्टमर को देने के बाद ऑफ कोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क की. जब तक एसेट्स की डिलीवरी कस्टमर को नहीं हो जाती तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड रिमेन देयर. सेटलमेंट. कस्टमर रिक्वायर्स फाइनेंसिंग. द इस्लामिक बैंक विल डिस्कस द पेमेंट डेट विद द कस्टमर एंड एग्जीक्यूट द मुराबहा, which means the signing of a declaration by the customer and the acceptance of its offer to purchase by the Islamic Bank. Islamic Bank डिस्कस करेगा पेमेंट डेट को कस्टमर के साथ और मुराबहा को एग्जीक्यूट करेगा, जिसका मतलब ये है कि एक डिक्लेरेशन साइन होगी कस्टमर के थ्रू और एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स ऑफर टू परचेज बाय द इस्लामिक बैंक, और इसकी जो एक्सेप्टेंस है ऑफर की वो भी इस्लामिक बैंक के थ्रू. Profit will be charged from the day the bank's nostro was debited to the murabaha settlement date according to the agreed profit rate. Profit charge किया जाएगा उस दिन से जिस दिन बैंक का नॉस्ट्रो जो है वो डेबिट हुआ था मुराबहा सेटलमेंट डेट के ऊपर, एग्रीड प्रॉफिट रेट के ऊपर.
The bank will release the shipping documents to the customer and record a murabaha receivable. बैंक शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इशू करेगा कस्टमर को और मुराबाहा रिसीवेबल्स अपने पास क्रिएट कर लेगा, मतलब सेल हो जाएगी जो कि क्रेडिट बेसिस पे होगी, अकाउंट रिसीवेबल भी क्रिएट होगा और ऑफ कोर्स शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। एक बार फिर यहाँ पे हम लोग बात करते चलें कि यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी या बैंक की जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म नहीं होती, जब तक चीज़ें डिलीवर नहीं हो जाती तब तक ऑफ कोर्स बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। और अभी हम लोगों ने इसकी प्राइस की भी बात की कि प्राइस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी जो कि कस्टमर पे करेगा। उसके अंदर तकाफुल चार्जेस भी हैं, तमाम उसके चार्जेस भी हैं और एलसी कॉस्ट भी है जो कि बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के ऊपर लगाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इस्लामिक बैंक्स इन मुराबाहा, मुराबाहा के केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। मेजरमेंट ऑफ एसेट वैल्यू एट एक्विजिशन, जब एसेट एक्वायर किया तो उसकी वैल्यू कैसे मैयर होगी। एसेट इज मैयर्ड एंड रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, जिसमें कहते हैं कि हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे उस प्राइस के ऊपर जिस प्राइस के ऊपर वो चीज़ें खरीदी गई। आफ्टर एक्विजिशन, नंबर 1, एसेट वैल्यू फॉर सेल ऑन मुराबाहा to the purchase orderer who is obliged to fulfill his promise shall be measured at historical cost and any decline in value shall be reflected in the valuation of the asset at the end of the financial period. एसेट जो कि सेल के लिए अवेलेबल है मुराबाहा में परचेज ऑर्डर के थ्रू, जो कि ऑब्लाइज्ड है इस प्रॉमिस को फुलफिल करने का कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को मेजर करेगा और कोई भी डिक्लाइन जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ रहा है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर उसकी वैल्यूएशन के थ्रू उसको डिक्रीज करेगा। ये तो बताइए आपको कि हम लोग ऑफ कोर्स एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं अगर एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है तो हम एसेट में वो अमाउंट ऐड करके उसको रीवैल्यू के लेते हैं, और अगर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू से सिग्निफिकेंटली कम है तो हम उसे इम्पेयरमेंट बोलते हैं और इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करके उसको भी एडजस्ट करते हैं। नंबर 2, इफ देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स की नॉन रिकवरी की कोई इंडिकेशन है, द एसेट शैल बी मेजर्ड एट कैश इक्विवेलेंट वैल्यू, तो एसेट को कैश इक्विवेलेंट वैल्यू के ऊपर मेजर किया जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जितना हम उसे रियलाइज कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द एसेट वैल्यू, ये वैल्यू की क्रिएट की जाती है एसेट वैल्यू के डिक्लाइन की प्रोविजन को जहन में रखते हुए, टू रिफ्लेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन कॉस्ट एंड द कैश इक्विवेलेंट वैल्यू, ताकि उसका डिफरेंस जो है वो रिफ्लेक्ट हो सके कि एक्विजिशन कॉस्ट और कैश इक्विवेलेंट वैल्यू के दरमियान में क्या डिफरेंस है। देन पोटेंशियल डिस्काउंट आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद पोटेंशियल डिस्काउंट क्या ऑफर किया जा सकता है। द डिस्काउंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू, डिस्काउंट को रेवेन्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाउएवर इट शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स में से डिक्रीज होना चाहिए। दो तरीके होते हैं ना डिस्काउंट को एडजस्ट करने के, या आप कॉस्ट ऑफ गुड्स में से उसको डिक्रीज कर दें या फिर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर नीचे उसको एज एन अदर इनकम चार्ज कर दें। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स में से माइनस करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैं मार्कअप चार्ज करूंगा 20%, मैंने जो चीजें खरीदी 100 रुपए की एक चीज मिली और उसके ऊपर मुझे कोई 10 रुपए का डिस्काउंट भी मिला। अब अगर मैं जब कॉस्ट प्लस मार्कअप की बात कर रहा हूं तो कॉस्ट मेरी 100 रुपया है, उसके ऊपर जब मैं 20% प्रॉफिट लगाता हूं तो ये मेरा कितना बन जाएगा 120 रुपए, 20 रुपए प्रॉफिट आ गया, 100 रुपए ये आ गया, तो टोटल है 120 रुपए। अब अगर मैं कहूं जो मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है वो मुझे कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए, तो अब क्या होगा, मैं जो कॉस्ट है उसको अपने पास 100 रुपया नहीं लिखूंगा, 10 रुपए माइनस करके 90 रुपए लिखूंगा, 90 रुपए ये लिखूंगा प्लस इसके ऊपर प्रॉफिट कितना लगेगा 18 रुपए, तो टोटल प्राइस कितनी होगी 108 रुपए। अगर मैं डिस्काउंट को एज एन अदर रेवेन्यू ट्रीट करता हूं तो एज एन अदर रेवेन्यू ट्रीट करते हुए क्या होगा, प्राइस वुड बी 120 रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने कॉस्ट को डिक्रीज नहीं किया। लेकिन जब मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करूंगा तो प्राइस वुड बी 108 रुपए। इससे होगा क्या, इससे कस्टमर को फायदा होगा कि कस्टमर के लिए प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर हम डिस्काउंट को वहां से माइनस करते हैं। तो इसी तरीके से पोटेंशियल डिस्काउंट आफ्टर एक्विजिशन के अंदर वो बात करता है कि इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से डिक्रीज होना चाहिए ताकि प्राइस के ऊपर इफेक्ट आए। क्योंकि हम बार बार कहते आ रहे हैं, इवन जब हम लोग मुराबाहा
मुराबहा की प्राइस डिसाइड करते हैं और अगर कोई रिबेट मिल जाता है तो कस्टमर को इन्फॉर्म होना चाहिए कितना रिबेट मिला, ताकि उसको भी उसका कुछ फायदा हो. द डिस्काउंट में बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू if this is decided by the Islamic Bank's Sharia Supervisory Board. इसको एज ए रेवेन्यू भी ट्रीट किया जा सकता है अगर शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड उसकी इजाजत है. और आपको बात समझ आ गई होगी कि इन दोनों में फर्क क्या है. अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर उसको एडजस्ट किया जाए या उसको एज ए रेवेन्यू ट्रीट किया जाए तो बोथ वुड क्रिएट द डिफरेंस इन द प्राइसिंग. देन मुराबहा रिसीवेबल्स. These shall be recorded at the time of occurrence at their cash equivalent value. इनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जब ये क्रिएट हुए अपनी कैश इक्विवेलेंट वैल्यू के ऊपर कितनी कैश लेकर देंगे. प्रॉफिट रिकॉग्निशन. प्रॉफिट शैल बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इफ द सेल इज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बट द टर्म डज नॉट एक्सीड द करंट फाइनेंशियल पीरियड. प्रॉफिट को रियलाइज किया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग टाइम के ऊपर, चाहे वो कैश के ऊपर हो रही है या क्रेडिट के ऊपर हो रही है. लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो करंट फाइनेंशियल पीरियड से इंक्रीज ना करे. अगर करंट फाइनेंशियल पीरियड से इंक्रीज कर जाता है तो हमारा कुछ प्रॉफिट जो है वो अगले फाइनेंशियल पीरियड से रिलेट करेगा और कुछ हमारा इस फाइनेंशियल पीरियड से रिलेट करेगा. तो हमें इसके दरमियान में क्लियर कट डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अपना प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं और प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल. Profits of credit sale whose payment is due after the current financial period shall be recognized using any of the following methods. तो जो क्रेडिट सेल के ऊपर प्रॉफिट होगा जिसकी पेमेंट ड्यू है करंट फाइनेंशियल पीरियड के बाद, इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है इनमें से किसी भी एक मेथड के अंदर. पहला मेथड तो ये है कि हम प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स मेथड करें. प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स मेथड क्या है? मे बी अडॉप्टेड वेदर और नॉट कैश इज रिसीव्ड विच इज द प्रेफर्ड मेथड. हम अडॉप्ट कर सकते हैं प्रोपोर्शन, कितना हमारा किस पीरियड से बिलोंग करता है उतना उस पीरियड को चार्ज करें, अगले पीरियड को चार्ज कर लें, कैश रिसीवल से इररिस्पेक्टिव होकर. दूसरा ये है प्रॉफिट मे ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज एज एंड व्हेन रिसीव्ड. प्रॉफिट को उस वक्त भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जब वो हमें मिले. डिस्क्लोज द अक्रूड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ द accrual method has not been followed. अगर accrual method हम फॉलो नहीं करें, इसको हम लोग कैश मेथड बोलते हैं, इसको हम लोगों को डिस्क्लोज जरूर करना चाहिए accrued अमाउंट को. Deferred profits shall be offset against मुराबहा receivables. Deferred profits जो हैं ये offset होंगे मुराबहा receivables के against in the statement of financial position की statements के अंदर. Early settlement with deduction of part of profit at the time of settlement. The bank may deduct the part of the profit agreed upon from the payment of one or more installments. बैंक डिडक्ट कर सकता है प्रॉफिट का कोई हिस्सा जो भी एग्रीड है अपनी पहली या उससे मजीद पेमेंट्स के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर. डिडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेटलमेंट. सेटलमेंट के बाद अगर कोई पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो एडजस्ट किया जाता है. द अबव क्राइटेरिया शुड बी अप्लाइड for payments of one or more installments before the time specified. The Islamic Bank may ask the client to pay the full amount and thereafter reimburse with part of the profit. ये क्राइटेरिया फॉलो किया जा सकता है पेमेंट्स का, जहां पर एक या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड टाइम से पहले पे कर दी जाएं. तो इस्लामिक बैंक क्लाइंट को कह सकता है कि वो फुल पेमेंट दे दे उसको रीइंबर्स करने के लिए, प्रॉफिट को रीइंबर्स करने के लिए. फेलियर टू फुलफिल प्रॉमिस हैविंग पेड हमीश जिदिया. अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता हमीश जिदिया पे ऑफ करने के बाद, हमीश जिदिया शैल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑन एन इस्लामिक बैंक. हमीश जिदिया लायबिलिटी होगी इस्लामिक बैंक के ऊपर. ट्रीटमेंट फॉर नॉन बाइंडिंग प्रॉमिस. हमीश जिदिया शैल बी रिटर्न इन फुल इवन इफ द एसेट इज सोल्ड एट अ लोअर अमाउंट टू अनदर क्लाइंट. हमीश जिदिया वापस किया जाएगा पूरा का पूरा उस एसेट के अगेंस्ट जो कि बेचा गया लोअर अमाउंट के ऊपर किसी दूसरे क्लाइंट को. ट्रीटमेंट ऑफ बाइंडिंग प्रॉमिस. बाइंडिंग प्रॉमिस के केस के अंदर क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम हमीश जिदिया. अब यहाँ पर चूंकि पहले आपने बाइंडिंग प्रॉमिस क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर जो भी आपको लॉस हुआ पहले हमीश जिदिया में से आप माइनस करेंगे. एनी लॉस इनकर्ड शेल बी रिकॉर्डेड एज अ रिसीवेबल ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्ट क्लाइंट. कोई भी जो लॉस है वो इनकर होता है तो वो भी आप डिफॉल्टर क्लाइंट के रिसीवेबल में से माइनस करेंगे.
Procrastination. The amount received as a penalty shall be treated as revenue or an allocation to the charity fund as any arbitration or Sharia board deems appropriate. तो कोई भी लेट फीस आप लोग चार्ज करते हैं या कोई भी पेनल्टी लगाते हैं, उसको चैरिटी अकाउंट को देना है या आप अपना रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, ये आपको आर्बिट्रेशन बताएगी या शरिया बोर्ड बताएगा, जो भी वो बेहतर समझता है. इंसॉल्वेंसी. द इस्लामिक बैंक कैन नॉट ask the client to pay any additional amount by way of penalty. इस्लामिक बैंक कोई एडिशनल अमाउंट उससे नहीं मांग सकता इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी. मुराबहा फाइनेंसिंग फॉर एक्सपोर्ट्स, प्रोसेस एंड स्टेप्स. एक्सपोर्ट के लिए मुराबहा फाइनेंसिंग कैसे होगी? इंपोर्ट की बात कर चुके, अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं. नंबर 1, एक्सपोर्टर एंड बैंक साइन एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू मुराबहा. सबसे पहले एक्सपोर्टर और बैंक दोनों एग्रीमेंट साइन करेंगे मुराबहा में एंटर होने के लिए. एक्सपोर्टर इज अपॉइंटेड एज एजेंट टू परचेज गुड्स ऑन द बैंक्स बिहाफ. एक्सपोर्टर अपॉइंट किया जाता है एज एन एजेंट चीजें खरीदने के लिए बैंक के बिहाफ के ऊपर. बैंक गिव्स मनी टू सप्लायर और वेंडर फॉर परचेज ऑफ द गुड्स. बैंक पैसा देता है सप्लायर या वेंडर को चीजें खरीदने के लिए. एक्सपोर्टर परचेजेस गुड्स ऑन द बैंक्स बिहाफ एंड टेक देयर पोजीशन. एक्सपोर्टर चीजों को खरीदता है और बैंक के बिहाफ के ऊपर उनकी पोजीशन भी ले लेता है. एक्सपोर्टर मेक्स एन ऑफर टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द बैंक. एक्सपोर्टर एक ऑफर करता है चीजों को खरीदने की बैंक से. बैंक एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड सेल इज कंक्लूडेड. बैंक ऑफर को एक्सेप्ट करता है और सेल कंक्लूड हो जाती है. एक्सपोर्टर पेज द एग्रीड प्राइस टू द बैंक अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड स्केड्यूल. एक्सपोर्टर एग्रीड प्राइस पे करता है और बैंक को अकॉर्डिंग टू एग्रीड स्केड्यूल. तो ये सारी बातें थोड़ी सी बीच में जब हम लोग मुसव्वमा डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के हवाले से या रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से मुराबहा को डिस्कस करना ज़रूरी था, तो आई हैव डिस्कस्ड, ताकि हम मुसव्वमा का कहीं ना कहीं से उसका लिंक तलाश कर सकें. तो दोबारा मूव करते हैं टुवर्ड्स मुसव्वमा. मुसव्वमा एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग. मुसव्वमा को एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग कैसे देखा जा सकता है? बिजनेसेस नॉर्मली यूज मुसव्वमा इन दैट दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन प्रॉफिट. बिजनेसेस मुसव्वमा को नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इस वे में कि इससे प्रॉफिट लिया जाएगा, विच दे अर्न थ्रू प्राइसिंग, जो कि प्राइसिंग के थ्रू अर्न करते हैं. वाइल इस्लामिक बैंक्स मोस्टली यूज मुराबहा, जबकि इस्लामिक बैंक्स जो है वो ज्यादातर मुराबहा इस्तेमाल करते हैं. This is because direct use of any benchmark is relatively easier in मुराबहा than in case of मुसव्वमा. चूंकि मुराबहा के केस के अंदर बेंचमार्क को इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान है मुसव्वमा के केस के निस्बत. It is easier for the bank management and the regulators to manage the return rate structure in मुराबहा. ये भी आसान है बैंक मैनेजमेंट के लिए और रेगुलेटर्स के लिए अपना रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको मुराबहा में मैनेज करना. फर्दर, चांसेस ऑफ करप्शन आर मिनिमल इन मुराबहा. करप्शन के चांसेस भी मुराबहा के अंदर काफी मिनिमम हो जाते हैं. बिकॉज वट एवर द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द एसेट द बैंक विल बी चार्जिंग अ प्रॉफिट मार्जिन टाइड अप विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट. क्योंकि जो भी लेवल ऑफ प्राइस हो एसेट की, प्रॉफिट उस प्राइस के ऊपर चार्ज किया जाएगा, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती. मुसव्वमा इज मोर सूटेबल फॉर सिंगल ह्यूज ट्रांजेक्शंस. मुसव्वमा ज्यादा सूटेबल है सिंगल बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस के लिए. wherein decisions are made normally at the top level, जहां पर decisions normally top level के ऊपर होते हैं, and the price is bargained between the parties, और price के बारे में bargaining हो रही होती है parties के दरमियान. For example, an airline in the Middle East may require credit purchase of an airplane costing about $500 million. एक एयरलाइन मिडल ईस्ट के अंदर रिक्वायर करती है क्रेडिट परचेज को एक जहाज खरीदने के लिए $500 मिलियन जिसकी कॉस्ट है. एन इस्लामिक बैंक में परचेज द एयरप्लेन फॉर $450 मिलियन. इस्लामिक बैंक इस प्लेन को खरीद लेता है $450 मिलियन का फॉर एग्जाम्पल, एंड सेल इट टू द एयरलाइन, और इसको बेच देता है. आफ्टर एडिंग इट्स प्रॉफिट ऑफ $50 मिलियन, अपना $50 मिलियन का प्रॉफिट ऐड करने के बाद, कीपिंग इन माइंड द क्रेडिट पीरियड एंड द पेमेंट स्केड्यूल. ऑफ कोर्स क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट स्केड्यूल को ज़हन में रखने के बाद
Details of the cost price to the bank will not be needed and the airline will be interested in the final price only. Details of cost price जो है बैंक की, उनकी जरूरत नहीं होगी एयरलाइन को. Airline would be interested कि final price क्या होगी. Similarly, musawwama could be used in financing of all such purchases where it is not possible for banks to tell a number of minute details as required in मुराबाहा. तो मुसव्वमा इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसी परचेजेस के अंदर जहां पर बैंक्स नहीं बता सकते छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स को जैसे मुराबाहा के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं. द एजेंसी स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मुसव्वमा. मुसव्वमा के अंदर भी एजेंसी स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो सकता है, बट इट इज बेटर एंड प्रेफरेबल दैट द बैंक डायरेक्टली परचेजेस द एसेट्स. लेकिन ये ज्यादा बेहतर बात है और प्रेफरेबल भी है कि बैंक खुद से डायरेक्टली परचेज करे एसेट्स को, पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव एसेट्स, खास तौर पर जहां पर आपके एक्सपेंसिव एसेट्स शामिल हों. However, the bank may involve the clients in selection of the supplier and the assets to ensure that the assets being purchased by the bank have all the specifications requested by the client. लेकिन ये ज़्यादा बेटर और प्रेफरेबल होता है कि बैंक डायरेक्टली परचेज करे अपने एसेट्स को, खासतौर पे एक्सपेंसिव एसेट्स को, लेकिन बैंक जो है वो इन्वॉल्व कर सकता है क्लाइंट को सप्लायर के सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर और एसेट्स को इंश्योर कर सकता है कि वो परचेज किए जा रहे हैं बैंक के थ्रू, वो तमाम स्पेसिफिकेशन उसमें शामिल हैं जो कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी. इन द केस ऑफ एसेट्स विद अ ह्यूज प्राइस, इन द केस ऑफ दोज एसेट्स जहां पे प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, द स्ट्रक्चर यूज्ड बाय बैंक्स विल बी मुसव्वमा टू परचेज ऑर्डर. तो जो यहां पर स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा दैट वुड बी मुसव्वमा टू परचेज ऑर्डर. वाइल इन द केस ऑफ लेस एक्सपेंसिव गुड्स, जहां पर चीजें थोड़ी सी कम महंगी हैं, जनरली डिमांडेड बाय बिजनेसेस एंड द पब्लिक, जो कि ज्यादातर बिजनेसेस या पब्लिक डिमांड करती है, बैंक्स और अदर स्पेसिफिकली created subsidiaries can maintain inventory for sale to the clients on a musawwama basis as and when demanded by the clients. तो उनको of course as an inventory store भी किया जा सकता है, जब client मांगेगा उसको issue किया जा सकता है. The conditions of taking ownership, possession and business risk of the asset are equally applicable in musawwama as in the case of murabaha. तो ओनरशिप की, पोजीशन की या बिजनेस रिस्क की जो जो कंडीशंस थी मुराबाहा के लिए, वो एज इट इज एप्लीकेबल हैं फॉर मुसव्वमा एज वेल. तो इसका मतलब है यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे मुराबाहा के लिए हमने बात की थी कि जो जनरल गाइडलाइंस हैं सेल की वो तो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए, फिर कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस थी मुराबाहा के लिए, तो अब वो जनरल भी और स्पेसिफिक भी मुसव्वमा के लिए भी दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. गुड्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनवर्ड सेल must come under the risk of the bank before execution of the sale contract with the customer. जो चीजें भी हम लोग सेल के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो बैंक को ओन करनी चाहिए पहले, कॉन्ट्रैक्ट, सेल कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले. Similarly, all conditions regarding subject matter, payment of the stipulated price and the treatment in case of default etc. will be the same as in the case of murabaha. इसी तरीके से तमाम कंडीशंस जो कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में है. अब सब्जेक्ट मैटर के बारे में क्या कंडीशंस थी कि सब्जेक्ट मैटर कोई ऐसा नॉन शरिया कंप्लाइंट नहीं होना चाहिए जिसमें पोक है या ऑफ कोर्स वाइन वगैरह है जिनसे शरिया इजाजत नहीं देती. और ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर यह बात की थी कि जिन चीज़ों की इजाजत है मना नहीं फरमाया गया तो ऑफ कोर्स दीज आर अलाउड. फिर पेमेंट ऑफ द स्टिपुलेटेड प्राइस, जो पेमेंट स्टिपुलेटेड प्राइस की है उसको कैसे पे होना है पहले से वो डिसाइड होगी ऑफ कोर्स, और फिर उसका टाइम पीरियड और बाकी तमाम चीजें वुड बी देयर. एंड द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, और अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सेम होंगी जैसे मुराबाहा के लिए इस्तेमाल होती है. द ओनली डिफरेंस इज दैट द बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज डिटेल्स अबाउट इट्स कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन एंड बार्गेनिंग विल बी ऑन द फाइनल प्राइस ऑफ द गुड्स. तो सिर्फ डिफरेंस फिर क्या रह गया कि डिफरेंस यहाँ पर बैंक जो है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो डिटेल्स डिस्क्लोज करे कॉस्ट प्राइस के बारे में या प्रॉफिट मार्जिन के बारे में. यहाँ पर जो भी बार्गेनिंग होगी ओवरऑल प्राइस ऑफ द गुड्स के ऊपर होगी.
तो ऑफ कोर्स चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट है, चाहे वो कोई और डिटेल्स हैं, हमें बाहर से कैसे चीज़ें मंगवानी है, एक्सपोर्टर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेम एज इन मुराबहा। मुसव्वमा के लिए भी चीज़ें सेम ही होंगी, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहाँ पर सप्लायर एक एडिशनल बात करता था कि पहले कॉस्ट बताता था, कॉस्ट के ऊपर एडिशनल एक्सपेंसेस बताता था, उसके अंदर फिर प्रॉफिट ऐड करवाता था और बार्गेनिंग प्रॉफिट के ऊपर होती थी। यहाँ पर मुसव्वमा के केस के अंदर सारी की सारी जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो मुसव्वमा के केस के अंदर आपकी बार्गेनिंग टोटल प्राइस के ऊपर होती है। वो ऑफ कोर्स एक जो है वो कॉस्ट और उसकी बेसिस के ऊपर नहीं होती, ना ही आपके सप्लायर को या बैंक को जरूरत होती है कि अपनी कॉस्ट को रिवील करे या उसको डिस्क्लोज करे। तो ये तो बात थी विद रिस्पेक्ट टू मुसव्वमा। आई होप कि मुसव्वमा भी समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारा मुराबहा और मुसव्वमा का इख्तिताम होता है। नाउ बिफोर ऑफ कोर्स क्लोजिंग आवर टुडेज लेक्चर, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, एक दफ़ा इस पूरे चैप्टर की समरी डिस्कस किए लेते हैं ताकि आप लोगों का एक तो रिफ्रेशर हो जाए, जहन में तमाम चीज़ें आपके आ जाएं, क्या क्या हमने पढ़ा था, कैसे हमने एक स्टेप से अगले स्टेप के ऊपर मूव किया था और हर स्टेप से अगले स्टेप के ऊपर मूव करने के लिए लिंक क्या ज़रूरत था। ओवरऑल एक किस्म का एक रिफ्रेशर आपके जहन में आ जाए। तो लेट्स डिस्कस द समरी नाउ। मुशारका और मुदारबा PLS modes may not necessarily be suitable for all the financial needs of modern businesses। मुशारका और मुदारबा जो हैं शायद वो आज की मॉडर्न बिजनेस की तमाम फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए सूटेबल नहीं है। इन मैनी केसेस सच मोड्स में नीदर बी फीजिबल नॉट डिजायर्ड बाय द बैंक्स और देयर क्लाइंट्स। कई केसेस के अंदर ये मोड्स जो हैं शायद वो फीजिबल भी नहीं है और वो डिजायर्ड भी नहीं होते बैंक से भी और उनके क्लाइंट से भी। द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल as well as the contemporary jurists have therefore allowed a number of other modes which facilitate the sale or purchase of goods and usufruct of such goods। majority of the जो आपके traditional as well as जो आपके दौरे हाजिर के jurists हैं, उन्होंने इजाज़त दी है कुछ नंबर ऑफ दूसरे मोड्स की जो कि फैसिलिटेट करते हैं सेल या परचेज को गुड्स की और उनसे रेलिवेंट जो सच गुड्स हैं उनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस की। द कॉर्पस ऑफ विच इज नॉट कंज्यूम्ड विद देयर यूज, जिसका कॉर्पस जो है वो कंज्यूम नहीं होता उनके इस्तेमाल से। वन सच ट्रेड बेस्ड मोड इज मुराबहा। इन ट्रेड बेस्ड मोड्स में से एक मोड जो है वो मुराबहा भी है, विच टेक्स द फॉर्म ऑफ मुराबहा मुअज्जल, जो कि फॉर्म ऑफ मुराबहा मुअज्जल की एक फॉर्म ले लेता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस सेल विद डेफर्ड पेमेंट ऑफ प्राइस। कॉस्ट प्लस क्या है, पहले हम कॉस्ट डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर उसका प्रॉफिट डिफाइन करते हैं, फिर अपनी प्राइस बना लेते हैं और उसके अंदर डेफर्ड पेमेंट जो है वो प्राइस की इजाजत दे देते हैं when used by banks, जब बैंक्स उसे इस्तेमाल करते हैं। मुराबहा refers to a mutually stipulated margin of profit in a sale transaction। मुराबहा रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को जहां पर जो आपका गेन है वो म्यूचुअली एग्रीड होता है दोनों पार्टीज की बेसिस के ऊपर। कॉस्ट चूंकि आपका जो बैंक है वो आपको रिवील करता है, डिस्क्लोज करता है कि टोटल कॉस्ट कितनी आई और उस कॉस्ट के अंदर ऑफ कोर्स मल्टीपल आइटम शामिल हैं। उस कॉस्ट के अंदर आपकी परचेज प्राइस भी शामिल है, उससे रेलिवेंट तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। अगर कोई तकाफुल कराया है तो तकाफुल भी शामिल है। उस प्राइस के अंदर अगर आपने कोई LC खोली है तो LC भी शामिल है। तो इस सारी की सारी चीज़ों को ऐड करके आप अपनी कॉस्ट बनाते हो और ये तमाम चीज़ें डिस्क्लोज करना भी ज़रूरी होता है कस्टमर को। एक दफ़ा कॉस्ट बन गई फिर उसके ऊपर आप लोग मार्कअप या मार्जिन लगाते हो। अब मार्कअप और मार्जिन को जैसे मैं पहले आप लोगों से डिस्कस कर चुका, मार्कअप हम लोग किस सूरत में लगाते हैं, जब हम लोग कॉस्ट को 100% कंसिडर करते हो। तो कॉस्ट अगर मेरे पास 1 मिलियन आई है और मैं मार्कअप कहता हूं कि मुझे 10% लगाना है, तो यहाँ पर 1 मिलियन वुड बी कंसिडर्ड एज टोटल कॉस्ट और 100% लिया जाएगा। ये जो 15% मार्कअप की मैं बात कर रहा हूँ ये इसके ऊपर चार्ज होगा। तो 1 मिलियन का 15% लेकर मैं उसमें ऐड करूंगा तो 1.15 मिलियन जो है वो मेरा ऑफ कोर्स बन जाएगा टोटल सेल। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन की बात करूंगा तो मार्जिन सेल प्राइस होगी, तो मेरी कॉस्ट फिर क्या रह जाएगी, 15% प्रॉफिट होगा और मेरी
कॉस्ट वुड बी 85%। तमाम चीज़ों को ऐड अप करके वो ऑफ कोर्स 85% होगा। तो जैसे पहले हम लोगों ने सेशन में बात भी की कि आपका जो शरिया बोर्ड है उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो आपको इजाज़त देगा कि जो आप लोग यहाँ पर मार्कअप या मार्जिन ट्रीट करने जा रहे हैं, क्योंकि मार्कअप अगर होगा तो ऑफ कोर्स कॉस्ट आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, और अगर ये मार्जिन होगा तो आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज नहीं होती, आपकी ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज करी होती है, आप उसको एज एन अदर इनकम ट्रीट करते हो। तो ये आपका जो शरिया अपीलेट बोर्ड है या ऑफ कोर्स आपके शरिया एडवाइजर्स हैं, उनसे इजाज़त लेना पड़ती है कि आप इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे। लेकिन एनीवेज मुराबहा के केस के अंदर आपकी जो बारगेनिंग हो रही होती है वो बारगेनिंग आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर होती है कि ये किस परसेंटेज के ऊपर प्रॉफिट जो है वो चार्ज होगा, एंड दैट इज सपोज टू बी म्यूचुअली एग्रीड। वेयर द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी इज नोन और मेड नोन टू द बायर, जहां पर कॉस्ट जो है कमोडिटी की वो पता होती है या बायर को डिटेल में बताई जाती है। द पार्टीज निगोशिएट द प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट एंड नॉट द कॉस्ट पर से। तो जो प्रॉफिट्स हैं वो निगोशिएट कर रही होती हैं आपस में प्रॉफिट मार्जिन को, कॉस्ट को निगोशिएट नहीं करती। क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो है वो तो ऑफ कोर्स जो पढ़नी थी वो पड़ गई, अब उस कॉस्ट के ऊपर आप लोग ऑफ कोर्स प्रॉफिट मार्जिन को डिस्कस कर रहे हो। और बेसिक डिफरेंस ऑफ कोर्स मुसव्वमा और मुराबहा का है भी यही कि अगर आप लोग टोटल प्राइस के ऊपर जिसके अंदर कॉस्ट भी निगोशिएट कर रहे होते हो, तो टोटल प्राइस अगर निगोशिएशन हो रही है तो दैट इज मुसव्वमा, दैट इज नॉट मुराबहा। लेकिन मुराबहा के केस के अंदर कॉस्ट इज फिक्स्ड, कॉस्ट आपका रेफरेंस पॉइंट है या आपका बेंचमार्क है, तो डिस्कशन किसकी बेसिस के ऊपर हो रही होती है? ऑफ कोर्स प्रॉफिट की बेसिस पे हो रही होती है। इफ पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस इज डेफर्ड, अगर सेल प्राइस की पेमेंट जो है वो डेफर हो जाए, इट ऑल्सो बिकम्स मुअज्जल। ऑफ कोर्स ये फिर मुअज्जल बन जाती है। द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस मस्ट बी फिक्स्ड इन एन अनएम्बिगुअस वे। तो जो ड्यू डेट है पेमेंट की जिस पे प्राइस दी जाएगी उसको फिक्स किया जाना चाहिए और उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं रहनी चाहिए। दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। चाहे वो हम लोग लमसम में पे करने चाह रहे हैं, चाहे हम लोग उसकी कोई मल्टीपल एक स्केड्यूल बना रहे हैं, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स ट्रीट करना चाह रहे हैं, अब चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स होंगी चाहे वो लमसम पेमेंट होगी, वो सारी की सारी पेमेंट जो है या जो उसकी तारीखें हैं वो पहले से हमारी डिसाइड होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा था, हमने कहा था कि जब हम मुराबहा का कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर की फिजिकल पोजीशन, उसके बाद फिर उसकी तारीख प्रॉमिस की, फिर उसके बाद एजेंसी की तारीख, फिर उसके बाद कब खरीदा जाएगा, कब डिलीवरी होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, डेट क्या होगी, पेमेंट कब आएगी, लमसम होगी या उसका रीस्केड्यूलिंग होगी, वट एवर द केसेस। तो जो भी चीज़ें होंगी उससे रेलिवेंट वो सारी की सारी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर कट डिफाइंड होंगी, कहीं पे किसी भी चीज़ की एम्बिग्विटी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये वो तमाम बातें थी जो हमने मुराबहा के कॉन्टेक्स्ट में और मुसव्वमा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने डिटेल के अंदर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की। आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोगों ने किस चीज़ के ऊपर बात की? हम लोगों ने बात शुरू की मुसव्वमा के ऊपर, जिसमें बार्गेनिंग ऑन प्राइस पे बात की थी। तो मुसव्वमा के अंदर हम लोगों ने बात कैसे शुरू की? मुसव्वमा में हम लोगों ने सबसे पहले मुसव्वमा को डिफाइन किया कि मुसव्वमा है क्या। फिर हम लोगों ने इसी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट की बात की, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ मुराबहा की। अब चूंकि मुसव्वमा और मुराबहा में सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो आपका मुसव्वमा है उसमें डीलिंग या जितनी भी डिस्कशन हो रही होती है वो आपकी टोटल प्राइस पे हो रही होती है, बार्गेनिंग। लेकिन जब हम मुराबहा की बात करते हैं तो मुराबहा में आपकी कॉस्ट इज फिक्स्ड, जितनी भी बार्गेनिंग है वो आपकी प्रॉफिट के ऊपर हो रही होती है। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट जो हमने मुराबहा के केस के अंदर की, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू मुसव्वमा एज वेल। फिर हम लोगों ने बात की कि अगर आपको इंपोर्ट करना हो किसी भी चीज़ को तो आपका एक्सपोर्टर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, उसमें बैंक क्या करेगा, तो हमने एलसी खोलने की बात की और बाकी चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें भी एज इट इज़ एप्लीकेबल हैं मुसव्वमा के ऊपर भी। तो इसलिए हमने वो मुराबहा के कॉन्टेक्स्ट में और मुसव्वमा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इक्वली और सेम पेज के ऊपर उसको डिस्कस किया।
मुसव्वमा को बहुत डिटेल में डिस्कस करने के बाद फिर हम लोगों ने आज के जो पूरा चैप्टर था उसकी समरी भी डिस्कस की, ताकि एक दफ़ा रिफ्रेशर आ जाए और हम तमाम चीज़ों को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर सकें। समरी के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने मुराबहा की बात की। सबसे पहले हमने मुशारका और मुदारबा से बात की कि हमें मुराबहा की ज़रूरत क्यों पड़ी। मॉडर्न बिजनेस जो है उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको मल्टीपल मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। उसमें फिर हम लोगों ने बात की कि मुराबहा की बात हुई, फिर मुराबहा के अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम लोगों ने डिस्कस की, फिर मुसव्वमा के साथ उसको मैच भी किया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ आया होगा और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।